हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट। आज हम सब क्लियर करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से 35 नंबर आपके आने वाले हैं और आएगा 35 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो लेक्चर 2 में हम सब कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं हैंड राइटिंग नोट्स के साथ वन शॉट कंप्लीट करेंगे और लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आप सरप्राइज का फ़ायदा उठा सको, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा चैप्टर 2 का सॉल्यूशन, चैप्टर बिलियन मिक्सचर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर। जैसे आपने कभी दुकान में जाके बोला होगा भैया जी हमको मिक्सचर चाहिए, तो ये मिक्सचर क्या होता है, मतलब उसमें अनेक सामग्री मिले होते हैं, वही दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे जल में चीनी, तो चीनी नहीं दिखता, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सके, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख लेना, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, नहीं देखा जा सके, उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और जिन्हें देखा जा सकता है, जैसे जल में मिट्टी, जैसे जल है और जल में अगर मिट्टी घोल दोगे तो मिट्टी दिखेगा ही, बिल्कुल। अब आगे आते हैं हम सब बिलियन। अब बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन। बिलियन विलय प्लस विलायक। अब विलय क्या होता है, जैसे हमारा है जल, ठीक है, ये पात्र है हमारा, पात्र में जल है, ठीक है, अब उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, ठीक है, जब 1 चम्मच चीनी डालते हो तो शरबत बन जाता है हमारा। शरबत हमारा क्या होता है, विलयन होता है। और विलय क्या होता है हमारा, जिसकी मात्रा कम होती है बिलियन में। ओके, देखो विलय क्या हमारा होता है, इसको पहले जूम कर लो, इसके बाद फिर इसके डिफिनेशन को पढ़ो और स्क्रीनशॉट लो और अपना नोट्स बनाओ और बोर्ड में अच्छे से लिख के आओ। वह पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलय कहलाता है, या जिसे घोला जा मतलब जो घोला जाता है, जैसे चीनी, जल में चीनी घोला जाता है तो ये हमारा क्या है, विलय। किसी भी बिलियन में 1 से अधिक विलय हो सकते हैं। ओके, चलो इसको स्क्रीनशॉट मारो और क्लियर करो। अब नेक्स्ट आते हैं हम सब विलायक क्या होता है। विलय हम सब ने पढ़ लिया, विलायक देखते हैं। जैसे जो हमारा बिलियन रहता है, बिलियन में जो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे जल की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक। इसका डेफिनेशन पढ़ो, वह पदार्थ जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। किसी भी बिलियन में विलायक सदैव 1 होता है और बिलियन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है, डिनोट करता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम सब आगे नेक्स्ट, बिलियनों के प्रकार। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है हमारा, तनु और सांद्र बिलियन आ सकता है, ठीक है, तो इस पर स्टार लगाओ, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अवयव की मात्रा के आधार पर हम सब देखेंगे। फर्स्ट है हमारा तनु और सांद्र। तनु का मतलब हमेशा याद रखना कि क्या होता है, तनु का मतलब पतला होता है और सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है। तो वह बिलियन जिसकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है वो क्या कहलाती है, तनु। मतलब इसकी सांद्रता कम होती है बिलियन में, वो हमारा तनु कहलाता है। और विलय की सांद्रता जिसकी अधिक होती है वो हमारा क्या कहलाता है, सांद्र बिलियन कहलाता है। अब हम सब पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त बिलियन, जो कि एग्जाम में इसको स्टार करके लिखो, ये भी 2 नंबर या 1 नंबर में आ सकता है, तो इसको नोट करके लिखो। स्थिर ताप पर, ताप हमारा जो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट रहेगा हमारा, वह बिलियन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घोली हो संतृप्त बिलियन कहलाता है। और तथा वह बिलियन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त बिलियन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, मतलब जो संतृप्त बिलियन में जो घोला जा चुका है उससे थोड़ी कम हो, हमारा असंतृप्त बिलियन कहलाता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम सब देखते हैं। अयों के भौतिक अवस्था के आधार पर हम सब देखेंगे विलय, विलायक, विलयन। उदाहरण, तो विलय में गैस, द्रव, ठोस। गैस, द्रव, ठोस में जो विलायक होती है गैस गैस गैस, और इसका विलयन क्या होता है, गैसीय विलयन। उदाहरण में इसका क्या होगा, O2 और N2 होगा। N2 क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म है, और N2 क्या है, N2 में कपूर। ओके, अब जब हम सब देखेंगे विलय में गैस, द्रव, ठोस, तो उसका विलायक सिर्फ क्या होगा, द्रव ही होगा। और कौन से विलयन में, द्रव विलयन में, तो पानी में O2 एल्कोहल प्लस जल में चीनी प्लस पानी। ओके, अब हम सब फिर से देखेंगे गैस, द्रव, गैस, जो हमारा विलय होगा, लास्ट में हमारा क्या होगा, ठोस, ठोस विलयन, जिसमें क्या होगा हमारा पीटी की सतह पर
ES2 का अमलगम, जैसे NaHG सोडियम, सोना प्लस कॉपर। ठीक है, अब हम सब देखने वाले हैं नेक्स्ट विलयन की सांद्रता। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको स्टार करके लिखो। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मिलेगा आप सबको, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और नोट करते रहना, अपना नोट्स बनाते रहना। और एक बात बता दूं, इसका जो PDF नोट्स है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, और फ्री में फ़ायदा उठाओ। विलयन की सांद्रता क्या होती है, तो किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में जो घुली हुई क्या होती है विलय की मात्रा, वो हमारा क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता का जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला देख लो और इसको नोट कर लो। अगर आप सबको कहीं पे डिफिनेशन याद नहीं हो तो फार्मूले से आप सब काम चला सकते हो। ठीक है, तो इस फार्मूले को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा। विलयन की सांद्रता इक्वल क्या हो जाता है हमारा, विलय की मात्रा और विलयन या विलाय की मात्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम सब। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख विधियां हैं। पहला है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत पे न्यूमेरिकल आता है इस पे, तो इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना। ठीक है, तो इस पे हमारा न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो इसको स्किप मत करना। ठीक है, इसको जूम कर लो और इसका डिफिनेशन और इसका फॉर्मूला देखो क्या कहलाता है हमारा। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको स्मॉल w से और कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई, मतलब जो हमारा विलय पदार्थ की जो ग्राम में जो मात्रा है 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, तो उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है, विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 से इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को नोट करो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो इससे कोई कोताही नहीं करना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को नोट करो। चलो, अब एक क्वेश्चन हम सब करते हैं। 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में जब घोला जाता है तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका विलय का भार देखना है, जिसको स्मॉल w से दर्शाया गया है। इसका कलर चेंज कर लो पहले। ठीक, इसको विलय को स्मॉल w से और विलयन को कैपिटल W से। तो विलय का भार कितना है हमारा 40 ग्राम, विलयन का भार कितना है हमारा 440 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि विलयन क्या हो गया, विलायक 400 ग्राम था हमारा और विलय कितना था हमारा 40 ग्राम, तो दोनों ऐड हो गया। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लो फिर थोड़ा और अच्छे से समझो। ठीक है, अब हमारा विलयन का भार हमारा 440 ग्राम हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसका जो फॉर्मूला क्या था हमारा, फार्मूले पे ध्यान देना। इसका फॉर्मूला था हमारा विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलय का द्रव्यमान कितना है हमारा 40, विलयन का द्रव्यमान हमारा 440 हो गया, 100 से गुणा हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो हमारा सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा, 4 एकम 4 और 11 चक 44, तो 11 आ जाएगा हमारा। तो 1/11 इंटू 100। अब जब आप सब गुणा करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, जैसे 100/11 जब करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.09%। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम सब आगे कर। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम सब। आयतन प्रतिशत क्या होता है। आयतन प्रतिशत में बस क्या होगा कि उस जगह पे विलयन का द्रव्यमान था, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा विलयन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, विलयन का आयतन हो जाएगा। तो आयतन प्रतिशत क्या हो जाता है कि जो किसी विलयन में 100 मिलीलीटर, याद रखना आयतन में मिलीलीटर, आयतन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन को क्या बोलते हैं हम सब, आयतन प्रतिशत सांद्रता। इसका फॉर्मूला देख लो। इसको विलय को किससे डिनोट करते हैं हम सब, विलय के आयतन को स्मॉल v से और विलयन को कैपिटल V से। ठीक है, तो विलय का आयतन ml में यानी मिलीलीटर में और विलयन का आयतन वो भी मिलीलीटर में, दोनों को। तो इसको नोट करो, ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला
इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है। अब आगे आता है हमारा, इसका एक न्यूमेरिकल होगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं हम सब जूम आउट करके। क्वेश्चन को जरूर करना, ये सब क्वेश्चन 3-3 नंबर 5-5 नंबर में आते ही आते हैं। 15 ml एथेनॉल को 300 मिलीलीटर जल में जब घोला जाता है तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विलय का आयतन कितना है हमारा, 15 ml है। विलायक का आयतन कितना है हमारा, 300 ml है। तो इसके बाद हम सब क्या करेंगे, विलयन का आयतन निकालेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 315 ml हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला जब लगाएंगे हम सब, तो विलय का आयतन हमारा आ गया 15 और विलयन का आयतन हमारा आ जाएगा 315 × 100। अब जब इसका जब गुणा करोगे तो जो हमारा 15 है, 15 कम 15 और 21 से जब भाग दोगे तो कट जाएगा। तो हमारा 1/21 × 100 और जब इसका जब भाग दोगे तो हमारा आ जाएगा 4.76%। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो या तो PDF आपको मिल जाएगा, और कॉपी पेन लेके बैठो तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आता है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान W, आयतन V। अब जब दोनों का जब आप सब करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, चलो इसका डेफिनेशन देखो और इसका फार्मूला। किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत कहलाती है। ध्यान रखना, किसी बिलियन में 100 मिलीलीटर अगर आयतन उपस्थित हो तो वही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसका फॉर्मूला विलय का भार ग्राम में और बिलियन का आयतन ml में होगा × 100। अब एक क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन आता ही तो इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, ठीक है। एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। अगर आपको मास्टर माइंड में जहाँ भी अगर चीनी का कोई भी न्यूमेरिकल दिखे तो उसको आप सब जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चलो 20 ग्राम चीनी को जब जल में जब घोल कर 250 ml विलयन बनाया जाता है तो द्रव्यमान बट्टे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विलय का भार हमारा 20 ग्राम हो जाएगा और कितना है हमारे विलयन का आयतन कितना है हमारा 250 ml। अब वही फार्मूले पे जब रख दोगे तो सेम ही बहुत सिंपल है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। बस फार्मूले पे रख के कट पिट करके आंसर इसका हमारा 8% आएगा। मोलरता, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टार लगाओ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा मोलरता, मोलरिटी, ठीक है। तो किसी बिलियन में प्रति लीटर, मतलब कोई बिलियन है उसमें 1 लीटर आयतन में अगर हमारा उपस्थित विलय कि जो हमारा मोलों की संख्या होगा वही हमारा क्या कहलाता है। मतलब कोई बिलियन है, मान लो कोई आयतन है, ठीक है, उसमें 1 लीटर विलय के मोलों की संख्या अगर उपस्थित है तो हमारा क्या कहलाता है, मोलरता में 1 लीटर। ध्यान रखना, एक कोड है, ठीक है। तो इस कोड को हमेशा याद रखना है। जो हमारा आयतन उसमें 1 लीटर ही हमारा घुला रहता है विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मोलरता, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला है मोलों की संख्या का क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बट्टे विलय का अणु भार। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो इसको जरूर करो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारा। अब इसके बाद हमारा फिर से आ जाएगा मोलरता। तो मोलरता में विलय की मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, जो कि क्या होगा, लीटर में होगा। या एक और फार्मूला आप सब नोट कर लो जो आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगा। विलय की मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, वो भी ml में, और इसका गुणा होगा 1000 से। अब इसका फार्मूला नोट करो, m बराबर वही हमारा जो अभी आप सबने पढ़ा हिंदी में, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा इसका फॉर्मूला, W क्या है हमारा और M क्या है हमारा, 1000, और जो हमारा आयतन होगा क्या हो जाएगा हमारा, ml यानी मिलीलीटर में होगा। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 × 85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में जब घोला जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो हमारा विलयन की मोलरता में हमारा जो सोडियम क्लोराइड है हमारा, स्मॉल W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 85। आयतन हमारा कितना है हमारा 500 ml है,
और हमारा जो क्या है हमारा क्लोराइड में जल में जब घोला जाता है तो जो हमारा NaCl, ठीक है, तो NaCl दिया है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो हमारा सोडियम का क्या होता है 23 होता है अणुभार, और Cl का कितना होता है 35.5। ओके, तो इसका हम सब जब बस फार्मूले में रखना और कुछ नहीं करना, इसका फार्मूला नोट करो। स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे स्मॉल m इंटू v, जो कि मिलीलीटर में होगा। तो हमारा स्मॉल w बराबर कितना है हमारा 5.85 इंटू 1000 बट्टे NaCl कितना था हमारा 58.5 और 500 से हमारा गुणा हुआ जो आयतन है हमारा, बस उसी को हल करोगे। 1/5 इक्वल 0.2, और जब आंसर आ जाएगा तो लास्ट में मोलरता का लिखना मत भूलना, ठीक है। तो इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार फिर से समझ लो तो ज़्यादा बेटर होगा। एक बार इसको फिर से समझ लो और इसको नोट कर लो, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले को बस रट के रखना, बस यही फार्मूला है जो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए, ठीक है। अब हमारा बचता है मोललता, जिसको बोलते हैं मोलिलिटी, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलिलिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, जैसे मोलरता में हमारा 1 लीटर होता था और इसमें क्या होता है हमारा 1 kg होता है, जिसमें मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं मोललता कहा जाता है। और मोललता इक्वल क्या होता है विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान, जो कि क्या होगा केजी में होगा, यानी किलोग्राम, केजी किलोग्राम, जैसे 1 किलोग्राम होता है ना, वही होता है हमारा मोललता बराबर विलय के मोलों बट्टे विलायक का द्रव्यमान, जो कि अगर ग्राम में लोगे तो 1000 से गुणा कर देना, केजी में होगा तो कोई गुणा नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब एक मोललता बराबर वही हमारा विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार, किसका फॉर्मूला है, अगर विलय के मोल पूछा, अगर विलय के मोल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इस पे ए फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है हमारा विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार बट्टे विलय का द्रव्यमान, जो कि केजी में होगा। अगर ग्राम में है तो क्या करना 1000 से क्या कर देना गुणा कर देना किग्रा में बदलने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा WA क्या है हमारा विलय का भार, में क्या है हमारा विलय का अणुभार, ठीक है। और जो हमारा कैपिटल W है वो हमारा क्या है विलय का द्रव्यमान, जो कि केजी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 58.5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में जब घोला गया तो विलयन का मोललता बताइए। तो हमारा विलय कितना है हमारा, इसमें मतलब जो W है हमारा क्या है 58.5 ग्राम, विलय क्या है हमारा कैपिटल W 500 ग्राम। अब NaCl का अणुभार क्या हो जाएगा हमारा भाई 23 प्लस 35.5 कर देना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 58.5, ठीक है। बस यही फार्मूला पे रखना है और फार्मूला में बस हल करना है और कुछ नहीं। तो बस वही फार्मूला में रखना है, हमारा क्या हो जाएगा WA कितना है हमारा 58.5, इसके बाद हमारा MA कितना है वो भी 58.5 है इंटू 500 और फिर 1000 से, तो 2 0 से 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 1 0 बचेगा तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो लास्ट में सिर्फ हमारा कितना आएगा 2 मोल आएगा प्रति केजी। अब आता है हमारा नेक्स्ट नॉर्मलता, ठीक है। ए भी क्लास 12th वालों के लिए इम्पोर्टेंट है नॉर्मलता, फिलहाल एग्जाम में अगर पूछे तो ठीक है, वैसे शायद ही पूछेगा नॉर्मलता, ठीक है, पूछ भी सकता है, पढ़ लो एक बार। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित 1 लीटर, ध्यान रखना, ठीक है, में घुलित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर क्या बोलते हैं विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। इसका फॉर्मूला, इसको n से डिनोट करते हैं, यानी n से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है हमारे विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। या नॉर्मलता का एक और सिंपल फार्मूला है, अगर लीटर में नहीं है, अगर मिलीलीटर में है तो इसको 1000 से गुणा कर देते हैं लीटर में लाने के लिए, ठीक है। विलय के ग्राम का तुल्यांक की संख्या, यानी इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला यहाँ क्या होता है हमारा विलय का द्रव्यमान बट्टे तुल्यांकी भार। चलो नोट करते करते आगे बढ़ते। तो जो हमारा फार्मूला है कैपिटल M इक्वल जो हमारा W है वो क्या है हमारा अणुभार है, और जो इंटू 1000 से गुणा करेंगे अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा तो, अगर लीटर में है तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। और जो हमारे M है स्मॉल m वो है क्या हमारा तुल्यांकी भार। इसको बस हम सब
अपने छोटे से भाषा में कन्वर्ट किया इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश का एक वर्ड। तो इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे हम सब, और इसको स्क्रीनशॉट लेना और कॉपी पेन में ज़रूर करना, ठीक है। न्यूमेरिकल ज़रूर पूछता है। अगर न्यूमेरिकल जिन बच्चों को नहीं आता है या जो बच्चा न्यूमेरिकल नहीं करना चाहता है उसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। 70 में 70 कन्फर्म है। जिन्हें न्यूमेरिकल आता है ठीक है, नहीं आता उनके लिए भी बहुत ठीक है। और लास्ट में जो आपके लिए सरप्राइज है वो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना अपने सरप्राइज के लिए। स्पेशल सरप्राइज है, वो भी सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए, और इस वीडियो को जो देखेगा उसको फ्री में मिलने वाला है। प्रश्न हमारा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी HCl को 500 ml जल में जब घोला जाता है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसके मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा W है वो क्या दिया है हमारा 5.85, और जो हमारा आयतन है 500 ml है, और जो हमारा यम, ठीक है, जब इसका भार निकालोगे NaCl का तो 23 + 35.5 जब आप करोगे तो क्या हो जाता है हमारा 58.5। इसका क्या हो जाएगा हमारा ऐड करने पर, ठीक है। अब इस फार्मूले पर बस आप जब रखोगे तो हमारा 1/5 का जब आप डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सब। मोल प्रभाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 नंबर में अगर जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आता तो उस पर मोल प्रभाज एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको टिक लगा लो। तो मोल प्रभाज क्या होता है, पहला तो एक मोलों की संख्या होता है, ठीक है, एक मोलों की संख्या, और उसमें जितने भी है सबकी मोलों की संख्या का योग हमारा क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। चलो, 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम सब क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। मतलब जो बिलियन है उसके घटक में जो मोलों की संख्या है, ठीक है, और बिलियन में उपस्थित जितने भी मोलों की संख्या का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है, ठीक है। एक घटक का मोल प्रभाज का वही फार्मूला हमारा घटक के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब इसका फार्मूला क्या है हमारा, यन घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, यानी जो घटक में भी मोल की संख्या है और बिलियन में भी जो उपस्थित मोलों की संख्या, ठीक है। बस इस फार्मूले को रटो। अब एक न्यूमेरिकल करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम सब। 72 ग्राम जल H2O क्या हमारा है, जल का फार्मूला है, इसको कमेंट जरूर करना। जल का फार्मूला H2O, और 46 ग्राम C2H5OH जिसको अल्कोहल भी बोलते हैं, दारू, ठीक है, के बिलियन में दोनों के मोलो प्रभाज, मतलब दोनों का मोल प्रभाज की गणना करना है। तो हमारा विलय कितना, हमारा 46 ग्राम है, विलाय कितना है हमारा 72 ग्राम है, ठीक है। अब बोलोगे 46 ग्राम कैसे है, ठीक है, तो उसके बारे में देखो यहाँ पर लिखा है C2H5 का अणु भार कितना है हमारा, C2 कितना हो जाएगा हमारा 12 × 2। जो हमारा कार्बन है उसका कितना अणु भार होता है, 12 होता है, तो इसमें 2 कार्बन है तो 12 × 2 होगा, ठीक है, प्लस H5 हाइड्रोजन का एक ही होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और H का 1 होता है। जब ऐड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 46। यम बराबर हमारा 18 आ जाएगा H2 का अणु भार। अब C2H5OH का मोल प्रभाज वही फार्मूले जब आप सब रखोगे 46/46 कैंसिल, इधर से भी कैंसिल, बचेगा हमारा 1/5 जिसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.2, इसका आंसर आ जाएगा। और H2O का भी सेम ऐसे ही मोल प्रभाज निकलेगा, तो सिर्फ हमारा वही आएगा। जैसे हमारा यहाँ पर देखना है, इसको हल करते हैं, ठीक है, इसको हल करके देख लो एक बार। जो 72 18 चक 72 होता है, ठीक है। अब यहाँ से 46 1 प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.8। ओके, चलो ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सब। बिलियन की मोलरता व नॉर्मलता में संबंध 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, अति लोगों में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा मोलरता गुणे विलय का अणु भार इक्वल नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, जिसको किससे डिनोट किया गया है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोलरता बट्टे नॉर्मलता इक्वल तुल्यांकी भार बट्टे विलय का अणु भार, ठीक है। अब या मतलब किसी भी तरह से इसके फॉर्मूले को आप सब दर्शा सकते हो अपने हिसाब से। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। मोलरता तथा मोल प्रभाज में संबंध वही फार्मूला है हमारा, इसको नोट कर लो। विलय का मोल प्रभाज गुणे 1000 बट्टे विलाय का मोल प्रभाज गुणे विलाय का अणु भार। अब विलयता क्या होती है,
एग्जाम में पूछ देगा विलेयता क्या होती है 1 नंबर में, ठीक है। वैसे नहीं पूछेगा, फिर भी 1 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है सब, ठीक है। मोल प्रभाव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलरता, नॉर्मलता और मोललता, 4 क्वेश्चन नोट करके रखना। और एक संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना ही आना है, आपके प्री बोर्ड में भी आएगा, वही 5 क्वेश्चन में से ही आएगा। अब इधर 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। विलेयता क्या होता है? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक के घुल में, मतलब विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ को विलेयता बोलते हैं। जैसे गैसों में, द्रव में विलेयता, भिन्न भिन्न गैसों की द्रव्य में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे देख सकते हो इसका एग्जाम्पल O2 ऑक्सीजन, ठीक है। O2 जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि कुछ अन्य गैस जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या Cl इत्यादि जल में क्या है, घुलनशील है। सेकेंड, गैस की द्रव में विलेयता की अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। जैसे सामान्य दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैसों का आयतन अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। उदाहरण में देख सकते हो गैस अवशोषण गुणांक, हीलियम का कितना है 0.009, N2 का कितना है 0.015, ES2 का कितना है हमारा 0.016, O2 का कितना है हमारा 28 है 0 और CO2 का कितना है हमारा 0.88 है, और ES2S का सबसे ज़्यादा है 2.62। अब नेक्स्ट है हेनरी का नियम। ए भी इम्पोर्टेंट है, ए भी एग्जाम में आ सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी, 2 नंबर में भी। और इसका डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका भी। हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशील या विलेयता गैस के दाब के क्या समानुपाती होती है। जो हमारा यम है, ठीक है, वो हमारा दाब यानी प्रेशर के क्या होती है, समानुपाती। ये किसका चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह है। अब जब समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो यम बराबर KP, जहाँ पर हमारा K क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट यानी स्थिरांक, या इसको नियतांक भी बोल सकते हो। यम क्या है हमारा, घुली हुई गैसों की मात्रा। P क्या है हमारा, समान मतलब गैस का दाब है, समझ लो, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यदि विलेयता को बिलियन के, मतलब बिलियन में गैस के मूल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प दाब यानी आंशिक दाब P समानुपाती होता है किसके, गैस के मूल अंश यानी X गैस के मूल के समानुपाती होती है। जहाँ पर अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमारा क्या लगता है, KH क्या है हमारा, हेनरी स्थिरांक है। और X गैस इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, मतलब जैसे इस X को यहीं छोड़ दो और KH को इधर भेज दोगे, पक्षांतर कर दोगे, ठीक है। मतलब उस साइड भेज दोगे तो मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारा X गैस बराबर क्या हो जाता है, P/KH। KH क्या है हमारा, हेनरी स्थिरांक है, ओके। यदि P स्थिर है यानी P कांस्टेंट है तो गैस का मोल अंश हेनरी स्थिरांक के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी KH बढ़ेगा और जो X गैस है वो घटेगा। इसके बाद हेनरी के सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। क्वेश्चन में अगर हेनरी का नियम पूछे तो हेनरी का नियम का जितना भी है सब लिखना है, इसके बाद उसका सीमाएं लिखना है। इसके बाद हेनरी के नियम का भी बहुत कुछ है यहाँ पर, उसका अनुप्रयोग है। ये 3 चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है, तब आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं। तो सारे चीज़ देखते रहो और करते रहो। हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता, मतलब जो हेनरी का नियम है बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता, मतलब इसका ताप क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी क्या होता है, यह कार्य नहीं करता है। यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है, ध्यान रहे। अब लास्ट है हमारा, यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिसमें विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता हो। दैट मीन्स का कहने का मतलब है, पहला तो निम्न ताप पर एकदम लागू नहीं होगा, दूसरा है जहाँ पर दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी ये कार्य नहीं करता है, मतलब इसका जो हमारा P है प्रेशर वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो हमारा दाब है, ठीक है, वो अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये सब ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका अनुप्रयोग क्या क्या है, चलो ठीक है, इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं हम सब। बहुत अच्छा अनुप्रयोग है, सुनने में भी अच्छा लगेगा आप सबको, कहानी की तरह है एक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सोडा जल एवं शीतल जो पेयजल होता है, ठीक है, में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब
पर बंद किया जाता है। अब आपने देखा होगा गहरा समुद्र में श्वास लेने के लिए गोताखोर समुद्र में जाते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए एक संपीड़ित वायु पर निर्भर रहते हैं। अधिक वायुमंडल दाब के कारण जो श्वास के साथ मतलब श्वास नहीं लिया जाता है, तो जो हमारा क्या है, जैसे गहरा समुद्र है, ठीक है, जब उसमें जो गोताखोर लोग जाते हैं समुद्र में कुछ ढूंढने जाते हैं, ठीक है, या कुछ भी करने जाते होंगे, बहुत लोग अपने शौक से भी जाते हैं, तो जो गोताखोर है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैस जैसे N2O2 आदि की जो रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। तो ऑक्सीजन तो शरीर में मुख्य क्रिया है, किंतु नाइट्रोजन रुधिर में क्या करती है, विलय रहती है। जो N2 है वो रुधिर यानी ब्लड खून में विलय हो जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तब भार दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कारण खुली हुई जो घुली हुई है नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। इससे रक्त में N2 है, ठीक है, के बुलबुले बन जाते हैं। यह बुलबुले तंत्रिका स्पंदों की प्रभावित कर देते हैं, मतलब तंत्रिका को प्रभावित कर देते हैं और एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं, जिसे इसका बीमारी दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसका बीमारी को देखा जाता है, वेंट्स बोलते हैं, ठीक है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, वेंट्स। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होती है। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकी मतलब जो होती है हीलियम मिलाकर तनु मतलब इसको तनु की गई है, मतलब तनु मतलब पतला, समझ रहे हो ना, वायु का उपयोग किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से क्या होता है, कम होता है। अतः इन स्थानों पर रहने में जो लोग रहते हैं, जो इस स्थान पर रहते हैं एवं जो पर्वतारोहित होते हैं, रक्त एवं उत्तकों में ऑक्सीजन का मात्रा निम्न हो जाती है। इसके कारण पर्वतारोही कमजोरी महसूस करती है, वीकनेस, और अस्पष्ट रूप से सोच नहीं पाती। चलो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और नोट कंप्लीट करो अपना। इसके बाद वाष्प दाब क्या होता है, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। दैट मीन्स जो द्रव और उसकी वाष्प के जो बीच, ठीक है, मध्य लिखा हुआ है उसको बीच बोल सकते हो, ठीक है, बीच साम्यावस्था के स्थिर ताप पर लगने वाला जो वाष्प का दाब होता है वही हमारा वाष्प दाब कहलाता है। अब इसका देख सकते हो, द्रव में वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है और वाष्प में द्रव बनना क्या कहलाता है, संघनन। आपने पढ़ा होगा बचपन में किसी भी बुक में, संघनन किसे कहते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं। तो देख लो एक बार फिर से, इसको रिवीजन कर लो। वाष्प दाब में अवनमन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्प दाब में अवनमन क्या कहलाता है, तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घुला जाता है, कोई भी विलायक है अगर उसमें अवाष्पशील पदार्थ को अगर घोल दिया जाता है तो जो हमारा विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो राउल्ट के नियम को चलिए आइए समझते हैं हम सब। राउल्ट्स लॉ, तो किसी दिए ताप पर, मतलब कोई भी ताप है, ठीक है, कोई निश्चित ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी जो हमारा PA है, ठीक है, समानुपाती होता है। इसको समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं XA का, ठीक है, इसको XA से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने डायग्राम में देख रहे होगे, शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब PA है, ठीक है, ए हमारा जो A आपको दिख रहा होगा वो शुद्ध द्रव है, और B में क्या है हमारा शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब PB। अब जब दोनों बनता है A प्लस B तो PA क्या हो जाता है हमारा, द्रव A का आंशिक वाष्प दाब, और PB क्या बन जाता है हमारा, B का आंशिक दाब, ठीक है। अब इसके बाद क्या जाता है, मान लो कि माना जो हमारा A और B जो जिससे विलयन बनाया गया है, ये हमारा क्या है, विलयन, इससे जो विलयन बनाया गया है, विलयन में द्रव A का आंशिक दाब PA और द्रव PB का आंशिक दाब क्या कहलाता है, वही हमारा राउल्ट के नियम के हिसाब से जो PA है समानुपाती होता है XA का, और PB समानुपाती होगा XB का, ठीक है। अब जब हम सब करेंगे, किसी दिए गए ताप पर
मतलब कोई भी ताप दिया रहेगा आपको और उसमें बिलियन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब और इसके मूल अंश तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक का वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। दैट मीन्स कोई भी ताप दिया रहेगा आपको बिलियन में, ठीक है, तो उसमें जो हमारा आंशिक दाब है और इसमें जो मूल अंश और जो उसके शुद्ध अवस्था में जो घटक है उसके वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे PA प्लस PB और इसका क्या हो जाएगा, PS हमारा समान क्या हो जाता है हमारा PA इंटू एक्स, यानी PA का क्या दिया हमारा PA बराबर यहाँ पर देख सकते हो और PB बराबर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे रखेंगे और जहाँ पर जो हमारा PS है वो हमारा क्या हो जाता है, बिलियन का कुल वाष्प दाब। इसको यहाँ से इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे हम सब देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो या इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श का मतलब समझ रही हो ना, जो आज्ञाकारी हो, जो हर बात मानता हूँ, तो वही हमारा आदर्श विलयन है। सेम इसी टाइप का है, इससे आप सब देख सकते हो। देखो क्या इसका डिफिनेशन देखो। आदर्श विलयन क्या होता है, वे विलयन जो सांद्रता व ताप के विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। मतलब सांद्रता और ताप जो विभिन्न मतलब किसी में भी राउल्ट के नियम का अगर पालन करते हैं तो आदर्श नियम कहलाएंगे। अगर राउल्ट का बात मानेंगे तभी, अगर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते तो हमारा क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन। उदाहरण देख सकते हो, बेंजीन, टॉलुइन, इथिल ब्रोमाइड, आयोडाइड, एथिल, ठीक है, आदि। राउल्ट के नियम का पालन करना पहला काम इन लोग का। दूसरा जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, डेल एच, इसको डेल बोलेंगे, ठीक है। डेल एच इक्वल 0, अर्थात दोनों के मिलाने पर ऊष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा डेल बी इक्वल 0, अर्थात दोनों को मिलाने पर न तो आयतन बढ़ता है और न ही घटता है। ध्यान रखना, आदर्श विलयन क्या कहलाता है कि जो हमारे राउल्ट के नियम का पालन करता है वो हमारा आदर्श विलयन कहलाता है। जैसे बेंजीन, टॉलुइन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल, आयोडाइड आदि। अब राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और जो हमारा डेल एच में जो हमारा ना तो ऊष्मा अवशोषित होता है, ना तो उत्सर्जित होता है, ना तो उत्पन्न होता है, ना तो नष्ट होता है, ठीक है। अब जो हमारा डेल बी है, ना तो बढ़ता है ना ही घटता है आयतन, ठीक है। चलो कंप्लीट। अब अनादर्श विलयन भी वही होगा जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। सभी अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, जैसे डेल एच मिश्रण इक्वल नॉट 0। अब इसका स्क्रीनशॉट लो और अपना नोट्स कंप्लीट करो। अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिलहाल इसमें से एक भी क्वेश्चन आने वाला है नहीं एग्जाम में, तो इसको स्किप कर लो, ठीक है। अणु असंख्य गुणधर्म एग्जाम में आ सकता है, तो इसको स्टार पे लगाओ और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो अणु संख्य गुणधर्म क्या होता है, जैसे वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हो, मतलब निर्भर करते हैं, किंतु विलय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। मतलब कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं लेकिन रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उसको क्या बोलते हो, अणु असंख्य गुणधर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, जो विलयन के अणु संख्य गुणधर्म समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह है या अनुक्रमानुपाती इसको बोल सकते हो। कणों बट्टे कणों की संख्या, विलयन के कुछ महत्वपूर्ण अणु संख्या गुणधर्म है। पहला है हमारा वाष्प के आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरदाब। प्रासरदाब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको स्टार पहले से ही लगा लो। अब वाष्प के आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात, यानी जो विलायक का वाष्प दाब में उसका अवनमन, ठीक है, वाष्प में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलते हैं हम सब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जैसे देख सकते हो यहाँ पर, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है तो इसको क्या दिखाएंगे, पी से, ठीक है, पी डॉट, इसको अंश भी बोल सकते हो, ठीक है। अब विलयन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, विलयन का वाष्प दाब पी एस से, और वाष्प दाब में अवनमन किससे दिखाया जाएगा हमारा, पी नॉट, इसको नॉट बोल सकते हो, ठीक है, पी एस से, पी नॉट और पी एस। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला ये है हमारा, पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट। इस फार्मूले को नोट कर लो, ठीक है। अब राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है।
ठीक है, तो यही हमारा राउल का नियम भी है, पी नॉट माइनस पी एस बट्टी पी नॉट, ए राउल के नियम का फॉर्मूला है, याद रखना। तो ये हमारा जहाँ पर हमारे एन स्मॉल एन क्या है, विलय के मोल, और जो कैपिटल एन है वो विलायक के मोल। अब जहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब आगे हम सब देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है हमारा, पहले ठीक है इसका डेफिनेशन देख लो, और एग्जाम में शायद 2 नंबर में आ सकता है, तो इसको स्टार लगा लो। चलो, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, मतलब कोई शुद्ध विलायक है, अगर उसमें हम अवाष्पशील अगर विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, तो जिसके कारण विलयन में क्वथनांक बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब इसको नोट कर लो, ठीक है। इतना ही पूछना है और इतना ही एग्जाम में लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हिमांक में और नंबर, तो इसको 2 नंबर में लिखो और स्टार लगा के छोड़ दो। और इसको देखो, अब किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, मतलब द्रव वाष्प दाब, ठीक है, और ठोस अवस्था का वाष्प दाब इक्वल होता है, ठीक है, क्लियर। उसी को क्या बोलते हैं हम सब, हिमांक में ऑर्नमल बोलते हैं, या दूसरे भाषा में भी कह सकते हो। जो हमारा डेल टी एफ है इक्वल क्या होता है हमारा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, जहाँ पर हिमांक का ऑर्नमल समानुपाती होता है मोललता का। अब यही हमारा इसका फार्मूला है। फिलहाल इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो इस पर ध्यान मत दो, इसके डिफिनेशन पे ध्यान दो, और इसके थोड़ा बहुत इसका फार्मूला ये लिख देना, नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा अब सेकंड चैप्टर चलते हैं हम सब, ठीक है।